हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बच्चों हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एक ईएमआई, एक कैपेसिटर और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो लेट्स बिगिन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस क्वेश्चन में गिवन है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज कैपिटल Q मास m इज इन इक्विलिब्रियम एट अ हाइट h अबव एन इनफाइनाइट पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया शीट। ठीक है बच्चों, एक इनफाइनाइट पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया शीट है जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, और इसके h हाइट पर एक कैपिटल Q चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखा गया है। ठीक है, इसमें गिवन है एट इक्विलिब्रियम द अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंसेस द डाउनवर्ड वेट ऑफ द पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज ऑन द एरिया शीट इज द ओरिजिन O। मतलब यहां से जब हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं तो जो इसका फुट आएगा ऑन द शीट, इसको हम ओरिजिन O की तरह कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो शीट आप देख रहे हैं ये इनफाइनाइटली लार्ज है, इसका मतलब है इसके एंड्स डिफाइन नहीं है। ठीक है, आगे कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एरिया शीट मेजर्ड फ्रॉम O इज R। मतलब यहां से किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, R डिस्टेंस कह रहे हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एरिया शीट is a function of small r and that is sigma inversely proportional to r। तो बच्चों इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस लोकेशन पे, तो सिग्मा इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अगर सिग्मा कांस्टेंट दिया होता तब तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सरफेस की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर सरफेस इनफाइनाइटली लार्ज हो, लेकिन ये सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r गिवन है। ठीक है, द पार्टिकल इज नाउ डिस्प्लेस स्लाइटली इन वर्टिकल डायरेक्शन। पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में हमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया है और हमें बताया जा रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ दिस। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इस चार्ज के ऊपर, बिकॉज mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को किधर एक्ट करना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बात कंफर्म है, लेकिन बच्चों हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है इसको हमने सरफेस से h हाइट पर इक्विलिब्रियम रखा है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम h हाइट पर पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, पार्टिकल को डिस्प्लेस करके बात करेंगे कि वो SHM अगर कर रहा होगा तो उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की वजह से कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सरफेस है, यहां से h हाइट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट करना है। यहां से सिग्मा गिवन है r का फंक्शन, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो हमने लिख दिया सम कांस्टेंट सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय r। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने सिग्मा नॉट यूज कर लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, यहाँ से स्मॉल r रेडियस का एक रिंग सेलेक्ट कर लिया और उस रिंग की जो विड्थ है वो dr विड्थ है। ठीक है, तो इसकी विड्थ dr हो गई है और इसका रेडियस r है। तो बच्चों बताइए इसका चार्ज कितना होगा, तो इसका चार्ज dq जो होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r इंटू dr। 2 पाई r dr क्या है, इसका एरिया है। ठीक है, तो सिग्मा 2 पाई r dr dq हो गया। अब सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, तो dq की वैल्यू आ रही है सिग्मा नॉट बाई r इंटू 2 पाई स्मॉल r dr। और बच्चों यहाँ से स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल आउट हो जाएगा। वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ dq इज 2 पाई सिग्मा नॉट dr। ठीक है, ये हमारे पास dq चार्ज आ गया। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी r डिस्टेंस पर सिग्मा की वैल्यू यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा रिंग बनेगा वो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बनेगी, और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो देखिए इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, DE
सो दैट DE दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है KQX, X मतलब कितनी डिस्टेंस है, तो KQH अपॉन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड है और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करिए DQ की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, K इंटू एच, और DQ की वैल्यू है 2 पाई सिग्मा नॉट DR, 2 पाई सिग्मा नॉट DR, और K इंटू एच हमने लिख दिया है, डिनोमिनेटर के अंदर है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर R की लिमिट बच्चों आएगी कहाँ से कहाँ तक, R इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये समझ में आएगा 0 से इनफाइनाइट क्यों, R बराबर 0 से स्टार्ट होगा और ये शीट जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज है, तो लिमिट आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या करना है, जस्ट सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, तो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर ला सकते हैं और यहाँ पर फाइनली बच रहा है dr अपॉन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, E की वैल्यू आ रही है 2 पाई के H सिग्मा नॉट, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 0 टू इनफाइनाइट dr अपॉन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। तो बच्चों अब आप लोग को यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है इसका और देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, R इक्वल्स टू H tan थीटा। ओके, तो अगर R की वैल्यू H tan थीटा है तो dr कितना हो जाएगा, dr इक्वल्स टू H तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट करिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ऐसा कर रहा हूं मैं 2 पाई के को लिख दे रहा हूं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये सिग्मा नॉट और ये है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा नॉट H अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dr की जगह आ रहा है H sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो R स्क्वायर की वैल्यू है H स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, H स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस H स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ओके बच्चों, अब हमें थीटा की लिमिट रखनी होगी, तो व्हेन स्मॉल r इक्वल टू 0 देन tan थीटा इज 0, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। व्हेन स्मॉल r इज योर इनफाइनाइट देन tan थीटा विल बी इन्फिनिटी, सो थीटा विल बी योर π/2। तो 0 से लेकर π/2 तक बच्चों लिमिट आ गई है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास आएगा H स्क्वायर, जैसे कॉमन आ जाएगा तो H क्यूब बनेगा और ऊपर H स्क्वायर है, तो एक डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, H, तो सिग्मा नॉट अपॉन 2 पाई नहीं है 2 एप्सिलॉन नॉट H, ये आ गया। और इधर देखिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू π/2, ऊपर है बच्चों sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में भी ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा रेस्ट टू द पावर 3/2, तो ये sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec क्यूब थीटा, तो दैट इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन sec क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन देखिए क्या तैयार हो जाता है, बहुत इजी सा इंटीग्रेशन, और यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कम्स अप टू बी सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू, यहाँ पे बच रहा है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू π/2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता नहीं है इसलिए आप सॉल्व कर रहे हैं, एंड that electric field that comes up to be sigma naught by 2 epsilon naught H, और यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, एंड sin थीटा पे लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, तो sin π/2 माइनस sin 0 1 हो जाएगा, सो वी हैव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नॉट ओवर 2
एप्सिलॉन नॉट h। ये स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है तो QE और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो QE दैट इज इक्वल्स टू mg। ओके, QE की वैल्यू कितनी हो गई है Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इक्वल्स टू mg। ओके, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब हमें क्या कहा गया है कि हम इस चार्ज पार्टिकल को वर्टिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए मैंने इसको x हाइट और ऊपर लिफ्ट कर दिया, फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन हम इसको x हाइट ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बताइए अब नेट फोर्स कितना होगा, तो F इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा QE, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम हाइट चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो QE डैश माइनस ऑफ mg। तो यहां पर न्यू लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो QE डैश फोर्स ऊपर आएगा और mg नीचे की तरफ आएगा, तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो F इक्वल्स टू Q टाइम्स E डैश की वैल्यू है सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h प्लस x, ठीक है, माइनस mg। ओके, चलिए बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि h की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, x की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं x की वैल्यू स्मॉल होने की सिचुएशन में, तो बच्चों ऐसा करो, q सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू mg h रख दीजिए यहाँ पर, q सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास f की वैल्यू आ रही है दैट इज mg h, और डिनोमिनेटर में है h प्लस x, तो डिनोमिनेटर से अगर आप कॉमन ले लेते हैं h तो ये बन जाता है 1 प्लस एक्स बाई एच, ओके, एंड माइनस ऑफ mg। और स्टूडेंट्स क्योंकि x जो है वो काफ़ी स्मॉल है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो x इज़ वेरी वेरी लेस देन h। तो इस सिचुएशन में देखिए हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों h से h कैंसिल आउट हो गया, mg कॉमन है, 1 प्लस एक्स बाई एच रेस्ट टू द पावर -1 माइनस mg। ओके, तो यहाँ पे बच्चों बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने पे आएगा F इक्वल टू mg 1 माइनस एक्स बाई एच माइनस mg, और mg से mg स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस mg बाई एच इंटू एक्स। ये है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, इसलिए ये एक SHM परफॉर्म करेगा। और अगर SHM है तो बच्चों हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, दैट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स में मास से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा g बाई एच इंटू एक्स। और स्टूडेंट्स SHM के अकॉर्डिंग ये हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है, और अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अंडर रूट g बाई एच, एंड हमें क्या बच्चों फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। तो दैट टाइम पीरियड t दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट h बाई g। ये इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन EMI चैप्टर से है। देखिए बच्चों इसमें गिवन है अ कंडक्टिंग फ्रेम इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये पूरा सेटअप, एंड द टू स्लाइड्स आर पैरेलल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। देखो बच्चों ये दोनों स्लाइड्स हैं, ये पैरेलल हैं और इनके बीच का सेपरेशन है 0.25 मीटर्स, ठीक है। आगे हमसे कह रहे हैं अ मासलेस कंडक्टिंग रॉड कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन द फ्रेम, ठीक है। तो ये मासलेस जो रॉड है ये बिना फ्रिक्शन के मूव कर सकता है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10 ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो हमें दिया गया है दैट इज 10 ओम, एंड द रॉड कनेक्टेड टू 0.2 kg मास बाय अ मासलेस रॉड विच पासेस ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है, ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है, ये फिक्स्ड पुली है। और क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ
2.0 टेस्ला अपवर्ड ऊपर की तरफ है एंड गिवन है द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या क्या बताना है? फाइंड, पहला बताना है द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। तो इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड बताना है, और दूसरा बताना है द कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच द रॉड एंड मास इवेंचुअली मूव। तो मतलब थोड़ी देर के बाद जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें डिस्कस करना है इनिशियल, यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस एट t इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों एट t इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये जो रॉड है वो अभी रेस्ट पर है। तो आपको पता है कि रॉड की वेलोसिटी 0 है, और ये जो कंडक्टिंग रॉड है तो आप देख सकते हो बाकी सारा कंडक्टिंग पार्ट रेस्ट पे है, सिर्फ ये रॉड मूव कर रहा है, तो इस रॉड में मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। लेकिन अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसमें इस रॉड में अभी कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है लूप में कितना करंट है उसको हम t बराबर 0 पे एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों कितना करंट है, इधर से आएगा ऐसे और करंट ऐसे जाके इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो करंट की वैल्यू है दैट करंट इज 100 वोल्ट ईएमएफ है बैटरी का, और 10 ओम रेजिस्टेंस है पूरे लूप का। सो वी हैव दिस 10 एम्पियर। तो बच्चों इसमें 10 एम्पियर का करंट पास कर रहा है t इक्वल टू 0 पे, और अभी रॉड में कोई ईएमएफ नहीं है। ठीक है, अब बच्चों ये जो करंट पास कर रहा है वो इस तरीके से पास कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो जरा चेक करते हैं कि इस रॉड के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना लग रहा होगा। तो दैट इज आइडियल क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में। तो बच्चों इस तरफ इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है Fm, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स कितना है हमारे पास Fm। तो आप देख सकते हैं बच्चों लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और आप डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया है आइडियल क्रॉस बी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो फोर्स एक्ट कर रहा है BIL, और BIL के करस्पॉन्डिंग B तो है 2, और करंट हमारे पास कितना है 10 एम्पियर, और लेंथ हमारे पास है 0.25। तो दैट इज 0.25। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और रॉड के ऊपर एक टेंशन इधर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली है तो टेंशन यहाँ से यहाँ नीचे भी टेंशन T ही एक्ट करेगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड इसके ऊपर फोर्स mg एक्ट कर रहा है। और एज पर कंस्ट्रेंट बच्चों अगर आप देखेंगे तो mg की वैल्यू कितनी आ रही है, पहले तो हम चेक कर लेते हैं 0.2 इंटू जी। सो बच्चों ये 2 न्यूटन हमारे पास mg की वैल्यू है, और mg की वैल्यू 2 न्यूटन आ रही है। तो ये वाला जो Fm है वो 5 न्यूटन का फोर्स है, ये ज़्यादा फोर्स है, तो इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ऐसे। तो इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा एज पर कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो देखिए बच्चों जो मासलेस रॉड है वो एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन मासलेस एलिमेंट पे हमेशा नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर Fm जो है वो टेंशन के इक्वल हो जाएगा। तो Fm की वैल्यू टेंशन के इक्वल हो जाएगी, दैट इज कि टेंशन भी हमारा 5 न्यूटन आ जाएगा। और नीचे वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो टेंशन T ऊपर एक्ट कर रहा है माइनस mg जो है वो 2 न्यूटन है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन हमारे पास है 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0.2 into a. So we have this acceleration that is equals to 3 by 0.2, that is 15 meters per second square। ठीक है, तो t बराबर 0 पे बच्चों ये कंडीशन होगी। ध्यान रखिएगा कोई मासलेस एलिमेंट पे नेट फोर्स 0 है लेकिन वो एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसमें बच्चों सबसे पहले आपको दिख रहा था कि t बराबर 0 पे यहाँ से करंट ऐसे पास कर रहा था, और हमारी जो रॉड है वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट करके गई। अब बच्चों थोड़ी देर के बाद क्या होगा, रॉड कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। तो मान लीजिए रॉड अपनी पोजीशन से यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, और रॉड ने इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है। तो रॉड के वेलोसिटी एक्वायर करने से क्या होगा बच्चों, ये आपको पता है
कि ये 100 वोल्ट है, ये 10 ओम है, और हमें कितना दिया हुआ है, लेंथ मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, ठीक है। अब बच्चों इसके लेफ्ट साइड जाने की वजह से क्या होगा कि जो रॉड आप ऐसे देख पा रहे हैं उसकी वेलोसिटी इस तरफ है और लेंथ इधर है, वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा वो BVL ईएमएफ डेवलप होगा। तो रॉड के अंदर ईएमएफ हमारे पास आ रहा है दैट इज BVL किसी जनरल सिचुएशन में, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ईएमएफ की, जरा चेक कर लेते हैं। तो जरा देखो बच्चों, V क्रॉस B किधर आ रहा है, V इस तरफ है, तो V इस तरफ है, B ऊपर की तरफ है, तो V क्रॉस B यानी थंब अंदर की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो ईएमएफ रॉड पे डेवलप हो रहा है ये इस सेंस में डेवलप होगा। तो बच्चों जैसे ही ये ईएमएफ डेवलप होगा तो दिस इज द ईएमएफ इन द रॉड। अब बताइए बच्चों, अभी वेलोसिटी बहुत कम है तो ये ईएमएफ भी बहुत कम होगा। इधर से ईएमएफ 100 वोल्ट है, देखिए एक लूप में ये दोनों ईएमएफ एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे बच्चों करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। लेकिन अब करंट की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए बच्चों, लेट्स से द करंट इज I, तो हमारे पास I की वैल्यू हो जाती है 100 माइनस BVL अपॉन R। ये स्टूडेंट्स हमारे पास करंट की वैल्यू है। करंट थोड़ा डिक्रीज हो गया है बच्चों। अगर करंट थोड़ा डिक्रीज हो गया है तो क्या होगा, आपको पता है कि करंट की वजह से IDL क्रॉस B जो फोर्स आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड में, तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों लेफ्ट साइड में है, ये थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज आप देख सकते हैं करंट डिक्रीज कर गया है पहले के कंपैरिजन में। तो करंट थोड़ा डिक्रीज कर गया है ना, लेकिन अभी भी इधर वाला फोर्स इस वेट से ज्यादा है। तो अगर ये FM फोर्स अगर इस वेट से ज्यादा हो, आपने देखा था ना T बराबर 0 पे ये 5 न्यूटन था, तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, तो फोर्स 5 न्यूटन से थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी इधर वाला फोर्स 5 न्यूटन है और ये नीचे की तरफ 2 न्यूटन है, तो ये लेफ्ट साइड में फर्दर एक्सेलरेट करेगा। अब बच्चों जैसे जैसे ये फर्दर एक्सेलरेट करते जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उससे क्या होगा, करंट डिक्रीज करता जाएगा, और करंट डिक्रीज करता जाएगा तो लेफ्ट साइड का जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डिक्रीज करता जाएगा। अब बच्चों एक बात बताइए, एक ऐसा मोमेंट आ गया जिस समय पर अगर ये मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये मासलेस रॉड है तो मैग्नेटिक फोर्स जितना होगा उतना ही टेंशन डेवलप होगा, और टेंशन के अकॉर्डिंग इधर हमारे पास 0.2G यानी कि 2 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो टेंशन होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। और बताइए बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा मैग्नेटिक फोर्स क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैग्नेटिक फोर्स सीधा सीधा इस mg के इक्वल हो जाएगा, तो इस टाइम पर रॉड का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी अब चेंज नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो ओवरऑल डायनामिक्स जो है वो फिक्स हो जाएगा, बिकॉज FM चेंज नहीं होगा। तो जिस भी वेलोसिटी से ये जा रहा है ये उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो कंडीशन है, जिस समय पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा उस टाइम पर जो न्यू मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो mg को बैलेंस करेगा। तो न्यू मैग्नेटिक फोर्स कितना है बच्चों, BIL, और दैट इज इक्वल टू mg, ठीक है ना। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, B इंटू L, और करंट की वैल्यू है 100 माइनस BVL अपॉन R। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होगा, 100 माइनस BVL ये इक्वल टू mg है, तो 100 माइनस BVL दैट इज इक्वल टू mgr अपॉन BL। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले ये तो 100 है, माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 है, वेलोसिटी हमें निकालना है, और लेंथ जो है वो 0.25 यानी कि 1/4 है। ओके, दैट इज इक्वल टू mg की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 2 न्यूटन। R रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम। ओके, ये है हमारे पास 2 न्यूटन, टेस्ला, और लेंथ कितना है 1/4। तो स्टूडेंट्स यहां से सॉल्व करने पे आ रहा है 100 माइनस V/2
दैट इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास 40. सो स्टूडेंट्स v/2 दैट कम्स अप टू बी v/2 दैट इज इक्वल टू 100 minus 40 that is 60. So v equals to 120 meters per second. तो स्टूडेंट्स ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे वो कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्मली मूव करता जाएगा थोड़ी देर के बाद. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दोनों के फंडामेंटल्स लगेंगे. इस क्वेश्चन में गिवन है देयर आर 2 लॉन्ग कंडक्टिंग कोएक्सियल सिलेंडर. देखिए बच्चों, 2 लॉन्ग कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स हैं. एक इनर वाले का रेडियस ए है, आउटर वाले का रेडियस बी है. इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, और आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है. जैसे कि सिलेंडर इस तरीके से रखे हुए हैं तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हेडेड है. और बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो इनर शेल है ना, इनर वाला शेल, इसके रेस्पेक्ट में जो आउटर शेल है, इनर वाले शेल के रेस्पेक्ट में आउटर शेल का पोटेंशियल हमें v गिवन है. मतलब अगर आप इनर वाले का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं तो आउटर वाले का पोटेंशियल v है, ठीक है. और इस पोटेंशियल के लिए आप जानते हैं बच्चों, इस पे चार्ज भी होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स अब हमें गिवन है, इसमें 2 कंडीशन गिवन है. एक में तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को हटाकर डिस्कस करना है, और दूसरे वाले पार्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड रखना है और पोटेंशियल डिफरेंस को हटाना है. तो सबसे पहले बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें कहा गया कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज सेट फ्री विद अ नेग्लिजिबल वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर. तो इनर सिलेंडर के सरफेस पे हम उसको रिलीज करते हैं. और इस केस में बच्चों इन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू तो आपको v0 लेना है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेना है. समझ गए? तो ये वैसे इजी सा पार्ट है. देखिए बच्चों क्या आएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द आउटर सिलेंडर. तो बेसिकली बच्चों इधर देखिएगा, सबसे पहले आप टेक्निक को समझिए. जैसे कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, इसके अगर हम इनर सरफेस पे बात करें तो इस पे कुछ प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, इस पे कुछ माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए. और क्योंकि लॉन्ग सिलेंडर्स हैं तो इस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि इस पे प्लस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और इस पे माइनस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है. और इसकी वजह से बच्चों इन दोनों के बीच में आप जानते हैं जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल होते हैं उसकी वजह से बाहर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2k लैम्डा बाई r होता है और अंदर वाले के लिए 0 होता है. एंड दीज आर यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ एग्जिस्ट करेगा. और याद रखिएगा फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है. तो एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने कहा कि भाई हमने इनर शेल के पास रिलीज किया है. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सियली अवे एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन फिर चलते 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 कहाँ पहुंचेगा, आउटर सिलेंडर के पास. बहुत अच्छी बात है बच्चों, इन्होंने हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे ही दिया है. तो फर्स्ट केस के लिए इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड सो वी कैन कंजर्व द एनर्जी. तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. ये इजी सा पार्ट है. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 0 है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e और इनिशियल पोटेंशियल यानी इनर सरफेस का पोटेंशियल हमने 0 मान लिया है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e और आउटर वाले का पोटेंशियल v0. तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्होंने आपको पोटेंशियल खुद ही प्रोवाइड कर दिया है. तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाफ mv² दैट इज इक्वल्स टू ev0. सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट विल स्ट्राइक विद द आउटर सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू √2ev0 upon m. This is the speed of electron when it will hit the outside surface, outer surface. Okay students, तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे कह दिया है कि v की वैल्यू 0 है, मतलब चार्ज वाला एस्पेक्ट हटा दो,
क्योंकि इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स आउट विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट इन द रेडियल डायरेक्शन अंडर द कंडीशन, ये कंडीशन है v0 है और b नॉट इक्वल टू 0। हमें बताना है फाइंड द क्रिटिकल फील्ड bc फॉर विच द इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच द आउटर सिलेंडर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर, कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या वेलोसिटी दिया हुआ है, u नॉट दिया हुआ है, और हमें कंडीशन क्या फाइंड आउट करना है? क्रिटिकल bc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि वो आउटर वाले सिलेंडर से ना टकराए। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने इसको u नॉट वेलोसिटी बाहर की तरफ प्रोवाइड किया है। अब आपको पता है कि इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और वो भी कौन सा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करने पर वो सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसका जो रेडियस है दैट रेडियस विल बी, तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होगा? रेडियस r की वैल्यू होगी mv अपॉन क्यू बी। तो किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड में उसका रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये होगा। ठीक है, अब बच्चों जब ये यहां से जाना स्टार्ट करेगा तो अब हम ढूंढते हैं कि इसका सेंटर कहाँ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है जिसपे ये घूम रहा है, जो सर्कल पे घूम रहा है उसका सेंटर कहाँ है? तो देखिए Q इंटू वी है ना, V और B बाहर की तरफ है तो हाथ ऐसे घुमा लेते हैं, V क्रॉस B करेंगे तो थंब हमारा नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज इसलिए फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लगेगा, ये इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में है बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है? अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, और रेडियस की वैल्यू हमने लिख दिया। अब जरा देखना बच्चों, पहले आप इसको समझिए कि क्या कंडीशन होने वाली है। ये ऐसे सर्कल पे घूमेगा, तो देखो बच्चों अभी मैंने जो डायग्राम बना रखा है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे सर्कल पे घूमते हुए आउटर वाले से टकरा जाएगा। तो इसका रेडियस कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि ये आउटर वाले से ना टकराए। तो देखिए बच्चों, अब हम कोई नाप के डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो मुझे एक बात बता सकते हो बच्चों, इस पॉइंट से, ये सेंटर है ना, तो इस पॉइंट से आपका पार्टिकल जो है, इस पॉइंट से हमारा जो ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल है वो हमेशा कितने डिस्टेंस पर है? कैपिटल R डिस्टेंस पर। और मुझे ये बात बता सकते हो कि इस पॉइंट से जो हमारा आउटर सिलेंडर है वो सबसे नियरेस्ट कितनी डिस्टेंस पे है? तो अगर हम यहां से ये वाला ड्रॉ करते हैं लाइन, ये वाली लाइन, तो यहां से बच्चों ये वाला पॉइंट है, ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। क्या कहते हो? तो एक बात बताइए बच्चों, अगर इसका रेडियस कुछ ऐसा हो कि ये यूं घूमते हुए ये यहां से यूं लौट आए, तो ये जस्ट इसको टच करके वापस लौट आएगा। बात समझ में आया? अगर ये इससे ज्यादा गया तब तो टकरा जाएगा, और कम रहा तो नहीं टकराएगा। तो जो क्रिटिकल कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन है। ठीक है, कि यहां से ऐसे सर्कल पे घूमे और इसको टच करके आ जाए। इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये डिस्टेंस कैपिटल R है तो इस डिस्टेंस को भी कैपिटल R होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है बच्चों? जस्ट टच कर रहा है। टेक्निकल वे में अगर नहीं टच करना है तो इससे भी थोड़ा छोटा होना चाहिए, बट क्वेश्चन हमसे क्रिटिकल वैल्यू पूछ रहा है तो क्रिटिकल वैल्यू इस तरीके से आएगी कि इसको ऐसे टच करके जाना चाहिए। तो बताइए बच्चों, क्या ये भी R के बराबर है? तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस A है। यहां से ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस B है, तो सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला, दिस डिस्टेंस विल बी B माइनस R, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस है B, तो ये वाली डिस्टेंस होगी B माइनस R। ठीक है, अब बताइए बच्चों, हम कह रहे हैं ये रेडियस के इक्वल है और यहां से ये मैक्सिमम R के बराबर हो सकता है, और यहां से इस आउटर वाले की जो मिनिमम डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर हम एग्जैक्टली R के बराबर कर देते हैं तो ये यहां से ऐसे घूमते हुए इसको टच करता हुआ इधर से निकल जाएगा। तो ये है B माइनस R, ये है A और ये है कैपिटल R। तो देखिएगा बच्चों, रिलेशन आएगा B माइनस R का होल स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां से सिंप्लीफाई करके हम क्रिटिकल वैल्यू ऑफ बी एनालाइज करेंगे। तो ये आ रहा है बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rb दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, वी हैव 2rb दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू रख दीजिए 2 टाइम्स m u नॉट अपॉन ई बी इंटू स्मॉल बी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है दैट इज 2m u नॉट b अपॉन e टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये जस्ट टच करके जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो रेडियस और छोटा हो जाएगा, तो रेडियस छोटा हो जाने से तो ये आराम से बच के चला जाएगा। लेकिन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड से आप कम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो कम मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो फिर ये बाहर वाले से टकराएगा। ठीक है, ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कैपेसिटर से है। इस क्वेश्चन में गिवन है 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट एंड 150 वोल्ट। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर थ्रू अ बैटरी एंड रेजिस्टेंस एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड द स्विच इज क्लोज्ड। क्वेश्चन में सिचुएशन आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द करंट थ्रू द बैटरी इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर कितना करंट फ्लो करेगा, पहला पॉइंट। दूसरे में हमें बताना है फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर एंड द वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, इनमें चार्जेस कितने कितने हैं। तो ये 2 माइक्रोफैरड है ना, इसको 100 वोल्ट से चार्ज किया है, तो इसके ऊपर C इंटू वी प्लस 200 माइक्रोकूलम और इतना ही माइनस में इसके ऊपर चार्ज है। और इसको अगर हम देखें तो 4 माइक्रोफैरड और 150, इसका मतलब है 4 इंटू 150 प्लस 600 माइक्रोकूलम एंड इस पे माइनस है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो आप कनेक्टिविटी देख रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप, ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि यहाँ पे प्लस 200 माइक्रोकूलम है, यहाँ माइनस 200 माइक्रोकूलम है। ओके, इधर वाले पे माइनस 600 माइक्रोकूलम है और इधर है प्लस 600 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम स्विच क्लोज कर रहे हैं और जस्ट आफ्टर हमें डिस्कस करना है। तो देखिए बच्चों, जब आपसे जस्ट आफ्टर डिस्कस किया जाए ना तो dt टाइम में आपको मालूम है बहुत नेग्लिजिबल सा चार्ज मूव करके जाएगा, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कैपेसिटर्स पे लगभग इतना ही चार्ज रहेगा। ठीक है, तो इस समय पर किसी रेट से चार्ज जाएगा, अगले dt टाइम में चला जाएगा, तो वो रेट हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। मतलब इस समय पे जितना कैपेसिटर्स पे चार्ज है उतना ही कंसिडर करते हुए आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कितना करंट पास कर रहा है। तो देखिए बच्चों, मैंने मान लिया कि लेट से इस पर्टिकुलर मोमेंट पे यहाँ से यहाँ ऐसे करंट I पास कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो KVL अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से वहाँ चलते हैं, तो इस पे कितना ड्रॉप था बच्चों, आपको पता है हमने इसको 100 वोल्ट से चार्ज किया है, या आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो Q/C करेंगे, तो दिस इज योर -100। यहाँ से यहाँ जाने पर -200/2। फिर यहाँ से इधर जाने पर आपको पता है 150 वोल्ट है और पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये +150 वोल्ट है, दैट मीन्स +600/4। फिर बच्चों इधर से नीचे आएंगे, रजिस्टर पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो करंट I इंटू R की वैल्यू है 10। और इधर जब हम बैटरी को यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो इट विल बी योर +50 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इस सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास ये 50 और 50 100, तो 100 दैट इज इक्वल टू I इंटू 10, सो आई एम गेटिंग दिस करंट दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो बच्चों जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है,
करंट जो है वो 10 एम्पियर है। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर इनिशियली कैपेसिटर्स अनचार्ज होते हैं, तो आप लोग जस्ट आफ्टर कैपेसिटर को शॉर्ट की तरह बिहेव करता हुआ मान लेते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा थ्योरी ये कहती है कि किसी इंस्टेंट पर जितना चार्ज है कैपेसिटर पे उसके अकॉर्डिंग वो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है हमें उसको सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट बच्चों स्टेडी स्टेट की कंडीशन है। तो आपको t इक्वल टू 0 तो डायग्राम में दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग स्टेडी स्टेट की कंडीशन बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दोनों कैपेसिटर्स हैं, प्लस ये एक बैटरी है और ये रजिस्टर है। देखना बच्चों, स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में आपको पता है कि कैपेसिटर ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करता है, इस वजह से ये सिंगल लूप सर्किट है, तो करंट की वैल्यू तो 0 हो गई स्टेडी स्टेट पे। ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारा 2 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड है। अब बच्चों स्टेडी स्टेट आ चुका है ना। हम लोग क्या थ्योरी अप्लाई करते हैं कि किसी आइसोलेट सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो हम केवीएल और चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम अप्लाई करेंगे। तो बता सकते हो बच्चों, ये दोनों प्लेट आपस में आइसोलेट है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इनका टोटल चार्ज इनिशियली कितना था देखिए, तो हम लगा रहे हैं चार्ज कंजर्वेशन। तो देखना बच्चों, जैसे ये 50 वोल्ट की बैटरी है, तो इधर मैंने माना 0 वोल्ट, इधर हमने लिखा 50 वोल्ट। इस रजिस्टर में कोई करंट नहीं है, इसलिए ये भी 0 वोल्ट पे आ जाएगा। तो ये 50 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और मैंने इसका पोटेंशियल x मान लिया। ध्यान रखना बच्चों, जब हम लोग पोटेंशियल सर्किट में एज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब केवीएल लग चुका है। अब आपको चार्ज कंजर्वेशन लगाना है, तो वी आर अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन एट आइसोलेट सिस्टम। यहां पर बच्चों हमारे पास दो आइसोलेट सिस्टम है। एक आइसोलेट सिस्टम इन दोनों प्लेट्स को मिलाकर बनेगा, और दूसरा आइसोलेट सिस्टम ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्लेट बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर भी आइसोलेट होंगे, तो हम बीच वाले दोनों प्लेट्स का चार्ज लिखते हैं। तो बच्चों एक इस वाले प्लेट का चार्ज और एक इस वाले प्लेट का चार्ज। बताइए लेफ्ट वाले प्लेट का इनिशियली यहाँ चार्ज कितना है, देखो -200 माइक्रोकूलम, और इसके लेफ्ट वाले पे -600, तो दिस इज योर -600 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो इनिशियल चार्ज हो गया, व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज। तो इसका पोटेंशियल x है, तो x -50, तो x -50 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो x -50 मल्टीप्लाई बाई 2 इसका चार्ज आ गया, प्लस इस राइट वाले प्लेट का चार्ज आएगा x -0 इंटू 4, तो 4 इंटू x -0। तो बच्चों हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर पता लगाएंगे इन पर फाइनल चार्जेस कितने हैं, और वहां से बाकी चीजें सॉल्व होंगे। तो देखो सबसे पहले ये कितना है, ये है -800, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 4x, दैट इज 6x, और ये है माइनस का 100। तो स्टूडेंट्स वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x इज -700 बाई 6, सो इट इज -350 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई है कितनी, x इज -350 अपॉन 3। x की वैल्यू नेगेटिव आई है बच्चों, तो ध्यान से देखना, ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें ये 50 वोल्ट ज्यादा है और ये x कम है, तो इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा। देखिए कितना चार्ज आता है, तो दैट Q1 चार्ज विल बी 50 माइनस ऑफ -350 बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है बताइए, तो Q1 चार्ज आ रहा है मेरे पास 150 एंड दिस 500 इंटू 2, 1000 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलम। तो ये हमारे पास बच्चों Q1 आ गया। Q2 चार्ज इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, 0 है, यानी इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा। तो यहाँ पर Q2 अगर हम पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं तो इधर 0 माइनस दिस, तो 0 माइनस माइनस प्लस 350 बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 4,
So we have the Q2 charge is 1400 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलम। तो बच्चों दोनों चार्ज भी आ गए, ठीक है, दोनों चार्जेस आ गए। अब देखना, इन्होंने पूछा है कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा और बैटरी कितना वर्क करेगी। तो हमें देखना होगा कि बैटरी कितना वर्क कर रही है। तो जरा देखो तो सिचुएशन क्या है। इनिशियली बच्चों इस प्लेट पे कितना चार्ज था, देखना इनिशियली इस प्लेट पे कितना चार्ज था, प्लस का 200, और अभी कितना है 1000 डिवाइडेड बाई 3। 1000 डिवाइडेड बाई 3 इस प्लेट का चार्ज, ये प्लस Q1 1000 डिवाइडेड बाई 3 है। इसका मतलब ये वाला चार्ज बढ़ गया है, यानी बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज जो इधर से फ्लो कराया है, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 3 इज द फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज वाज 200। सो वी हैव 400 बाई 3, 400 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, इतना चार्ज फ्लो करके जाएगा बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से। और बच्चों जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता है तो बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में होती है, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में है यानी बैटरी जो है वो चार्ज भेज रही है। कितना चार्ज भेजा है, तो वर्क डन बाय द बैटरी, चार्ज भेजा उसने 400 बाई 3 माइक्रोकूलम, तो वर्क डन बाय बैटरी, तो बैटरी का वर्क है प्लस चार्ज कितना फ्लो किया है मल्टीप्लाई बाई इट्स EMF। तो फ्लोन चार्ज इज 400 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकूलम इज 10 पावर माइनस 6 इंटू कितना EMF है बैटरी का, बैटरी का EMF है 50। तो स्टूडेंट्स यहां से आ रहा है हमारे पास 20 बाई 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 जूल। सो वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 20 बाई 3 मिली जूल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा। और बच्चों अगर इसमें आपको हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर जैसे बच्चों इनिशियल और फाइनल कंडीशन में आपको वर्क डन बाय बैटरी मिल चुकी है, तो वर्क डन बाय बैटरी में से माइनस कर देना डेल्टा यू ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इनको माइनस कर दोगे तो कितना हीट डेवलप हुआ है वो सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इसमें कितना हीट डेवलप हुआ है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन है in the circuit shown below all the 3 voltmeters are identical and have very high resistance। तो बच्चों ये तीनों आइडेंटिकल है लेकिन इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इनका रेजिस्टेंस RH बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब हम इसको इनफाइनाइट की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब आगे कहा गया कि ईच रजिस्टर हैज़ द सेम रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंसेस सेम है। द वोल्टेज ऑफ आइडियल बैटरी शोन इज 9 वोल्ट। ठीक है, द फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V3 इन द वोल्ट्स। ठीक है, तो हमें V3 की रीडिंग बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों जो पहला केस है कि भाई हाई रेजिस्टेंस है तो हम इनको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह मानेंगे, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का मतलब होगा कि ये वोल्ट मीटर इसमें और इसमें करंट पास नहीं करेगा, जबकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा बहुत पास कर रहा होगा। ठीक है, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस बराबर है, लेकिन अगर हम लोग आइडियल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो इनमें कोई करंट पास नहीं करा है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल है, तो उसको नेग्लेक्ट करना है। तो बच्चों ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है इसमें से करंट ऐसे बाहर निकलेगा, तो आपको दिख रहा होगा कि इधर से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा सीधा, फिर ऊपर वाले से भी करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा सीधा, है ना। तो हमें इन सब का रेजिस्टेंस कितना गिवन है, सारे रेजिस्टेंसेस जो है वो आइडेंटिकल गिवन है बस। ठीक है, तो बच्चों ये 9 वोल्ट है ना, तो यहां से कितना करंट पास करेगा, ऐसे इधर से इधर से इधर से, तो यहां से करंट पास करेगा 9/3R, क्योंकि ये तीनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे। फिर यहां भी ये तीनों रजिस्टर बच्चों सीरीज में हो जाएंगे, तो यहां से भी करंट पास करेगा 9/3R। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों में करंट आपको पता चल गया कि सेम करंट पास कर रहा है। अब बच्चों अभी हमने आइडियल मान के इन वोल्ट मीटर से कोई करंट पास नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो इसमें नेग्लिजिबल करंट पास करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग पता करेंगे कि ये V2 जो है ये कितनी रीडिंग प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले बच्चों इस चीज को आप नोटिस करिए कि जैसे
यहाँ का वोल्टेज है 9 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज है 0। अब बताना बच्चों, इधर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है कितना, I इंटू आर। तो इस I को अगर आप R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं बच्चों, I इंटू आर की वैल्यू जो आ रही है, I इंटू आर हमारे पास आ रहा है 9/3 दैट इज 3 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ जाने पर 3 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। तो 9 में से 3 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट। फिर 6 में IR का फिर से ड्रॉप हो जाएगा, तो IR का फिर से ड्रॉप होने पर यहाँ पर आ जाएगा 3 वोल्ट और फिर IR का ड्रॉप होके ये 0 है ही। इसी तरीके से बच्चों ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 9 वोल्ट है। फिर यहाँ से बच्चों यहाँ जाएंगे, IR का ड्रॉप हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6 वोल्ट। फिर यहाँ से IR का ड्रॉप 3 वोल्ट के बराबर ये हो जाएगा, 6 में से 3 चला जाएगा, फिर 3 वोल्ट आएगा और यहाँ पर 3 वोल्ट में से 3 वोल्ट माइनस होगा तो 0। बेसिकली सारे I इंटू आर की वैल्यू 3 है, तो IR आगे जाते हुए मैं 3 वोल्ट कम करता जा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी हमारे जो वोल्ट मीटर्स हैं वो आइडियल के करस्पॉन्डिंग बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ नेग्लिजिबल करंट होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि तीनों आइडेंटिकल हैं, तो तीनों का हाई रेजिस्टेंस सेम है। तो मुझे पता करना है कि V3 कितना रीडिंग प्रोवाइड करेगा। तो मैंने मान लिया कि इस जंक्शन का वोल्टेज X है। वोल्ट मीटर भी हमारे लिए एक तरीके का रजिस्टर ही है सर्किट सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बच्चों, X हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लोग किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है कि किसी जंक्शन में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या आप ऐसा कर सकते हो कि सारे करंट को आउटगोइंग मान के उनका टोटल 0 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से X इधर से गोइंग अगर हम करंट लिखते हैं तो दैट विल बी योर X माइनस 3 वोल्ट, X माइनस 3 डिवाइडेड बाय RH प्लस X माइनस 6 डिवाइडेड बाय RH प्लस यहाँ पर बच्चों X माइनस 3 डिवाइडेड बाय RH दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है 3x इक्वल टू 12, सो x इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 वोल्ट। तो हमसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर V3 जो है उसकी रीडिंग क्या होगी। तो V3 इधर हाई वोल्टेज इधर लो वोल्टेज है और पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 6 माइनस ऑफ 4, 6 माइनस 4 दैट इज 2 वोल्ट। ओके बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर V3 वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 2 वोल्ट है। इसी के साथ साथ बच्चों ये जो V1 है इसकी रीडिंग है 4 माइनस 3 दैट इज 1 वोल्ट, और यहाँ पर है 4 माइनस 3, यहाँ पर भी 1 वोल्ट। इन दोनों का रीडिंग है 1 वोल्ट और इसकी रीडिंग है बच्चों 2 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये आज के 5 क्वेश्चंस थे फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।